गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे, बहुत सारे बच्चों को एक तो ये कन्फ्यूजन है, उनको संस्कृत को लेकर बड़ा कन्फ्यूजन है। एक तो जो आपकी बुक है ना, उसमें बड़ा गलत दे रखा है, आपका पेपर 80 मार्क्स का बना रखा है। बट मैं आज आपको दिखाती हूँ, मैंने जो ये निकाला है, ये आपका बोर्ड की साइट से निकाला है। आपका जो सिलेबस है, इंडेक्स है, उसमें आपका 111 प्रोफिशिएंसी इन संस्कृत लैंग्वेज आपका दे रखा है। ठीक है, तो बुक में दे रखा है आपका 80 नंबर का पेपर और 20 नंबर इंटरनल, यानी कि 100 मार्क्स का दे रखा है। लेकिन नहीं, आपका पेपर 100 मार्क्स का नहीं होगा, आपका पेपर ओनली 35 मार्क्स का होगा। देख लीजिए, ये देखिए, देखो आपका जो संस्कृत लैंग्वेज का जो पेपर है वो आपका 35 मार्क्स का होएगा और 15 मार्क्स आपके इंटरनल रहेंगे। ठीक है, जैसे मैंने आपको बुक्स पढ़ाई थी उस टाइम पे भी मैंने आपको बताया था कि 35 नंबर आपके पेपर 35 नंबर का पेपर आएगा और 15 नंबर मेरी तरफ से आपके जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, इसमें आपकी यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, सिलेबस आपका वही 4 यूनिट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट यूनिट है आपकी संस्कृत भाषा शिक्षणम कौशल। ठीक है, संस्कृत भाषा शिक्षणम कौशल। यूनिट फर्स्ट आपकी एज इट इज़ दे रखी है जो आपकी है, इसमें भी आपका बुक में भी भाषार्थ प्रकृति तसच्च विभिन्न रूपाणी विशेषताश्च। ठीक है, भाषा की प्रकृति क्या है, इसके विभिन्न रूप क्या है, इसके बारे में। संस्कृत भाषा स्वरूप महत्व। ठीक है, संस्कृत भाषा का स्वरूप महत्व और विकास। उसके बाद भाषा कौशल शरण वचनम पठनम लेखनम। ठीक है, ये आपकी 10 नंबर की यूनिट्स है। ठीक है, ये आपकी वहाँ पे बुक में गलत दे रखी है, इन्होंने बता ही नहीं रखा कौन सी कितने। ये आपकी 10 मार्क्स की यूनिट है। ठीक है बेटे, बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं है इसमें, तो प्लीज़ घबराना नहीं है पेपर में। उसके बाद जो सेकंड यूनिट है आपकी संस्कृत सामान्य व्याकरण शिक्षम, इसमें वर्णमाला प्रक्रम, संख्या प्रक्रम, उच्चारण स्थानम प्रक्रम, संधि प्रक्रम, ठीक है, ये दे रखे हैं। उसके बाद शब्द रूपाणी, धातु रूपाणी च यथा पठ की धातु, लिख की धातु, अस, भू, क्रय, लकार, लरट लकार, लंब लकारणी, राम, हरि, नदी, लता आदि। ठीक है, ये आपका दे रखा है। ये आपकी क्या है, 9 नंबर की यूनिट है। कितने नंबर की यूनिट है भाई? 9 मार्क्स की आपकी ये यूनिट है। ठीक है, उसके बाद है आपकी थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट आपकी 10 नंबर की आपकी ये यूनिट है। थर्ड यूनिट है आपकी संस्कृत सामान्य परिचय वेद। ठीक है, आपका संस्कृत साहित्य सामान्य परिचय दे रखा है आपको वेदों के बारे में। इसमें वैदिक साहित्य है, लौकिक साहित्य है। ठीक है भाई, इसमें क्या है आपका वैदिक साहित्य है, लौकिक साहित्य है, रामायण, महाभारत, गीता। ठीक है, ये आपकी 10 मार्क्स की आपकी ये यूनिट है। ठीक है बेटे, उसके बाद है आपकी संस्कृत की आपकी फोर्थ यूनिट आपकी 6 नंबर की है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को संस्कृत में डर लग रहा है कि मैडम हमने तो नहीं पढ़ा संस्कृत का, क्या होएगा। कोई दिक्कत नहीं है, चारों की चारों यूनिट मैं आपको पेपर से पहले कंप्लीट करा दूंगी। बाकी मैंने अपनी रेगुलर क्लास में एक एक टॉपिक इसका करा रखा है। देखो भाई, फोर्थ यूनिट 6 नंबर की है आपकी संस्कृत में पाठ योजना। ठीक है, उसके बाद श्लोक उच्चारण विधि, पद्य पाठ योजना, गद्य पाठ योजना, व्याकरण पाठ योजना, सूक्ष्म शिक्षम, कथा संवादम, नाटकानी। ठीक है, और आंतरिक प्रयोगात्मक। ठीक है, ये आपके अलग है। ये जो आपकी नीचे जो दे रखा है ये इंटरनल प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं 15। ठीक है, तो आपका टोटल पेपर कितने का हो गया? 35 मार्क्स का आपका पेपर आएगा। ठीक है, और 15 मार्क्स की आपका इंटरनल नंबर रहेंगे आपके। ठीक है, जो आपके कॉलेज वाले आपको देंगे। जैसे जितने स्टूडेंट मेरे कॉलेज के, उसके मेरे कॉलेज से जाएंगे, और बाकी जो जिस इंस्टीट्यूट से, जिस कॉलेज से बच्चा पढ़ रहा है, वो कॉलेज वाले देंगे। ठीक है बेटा, तो प्लीज़ घबराना नहीं है बिल्कुल भी। अब देखो, मैं वापस आ रही हूँ तुम्हारे, देखो ये मैंने पूरा का पूरा हरियाणा बोर्ड की साइट से निकाला था। ठीक है, अब जरा बुक में देखो, आपका सिलेबस 80 मार्क्स का आपका पेपर दे रखा है, इंटरनल 20 नंबर का, टोटल 100 मार्क्स। जी नहीं, बिल्कुल गलत है ये। आपका पेपर 35 मार्क्स का रहेगा और 15 नंबर आपके इंटरनल, टोटल आपका 50 का रहेगा ये। ठीक है, एग्ज़ाम जो थ्योरी के रहेंगे वो 35 नंबर का पेपर आएगा। ठीक है, अब देखो, ये मैंने साथ साथ आपको पढ़ा दी थी यूनिट
यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड और यूनिट फोर्थ। ठीक है, फर्स्ट यूनिट मैंने आपको दिखाई थी वहीं से। ठीक है, ये 10 नंबर की है, ये आपकी 9 नंबर की है, ये आपकी 10 नंबर की है और ये आपकी 6 नंबर की है। ठीक है, तो 35 का आप लगा लो 33% या 40% ही लगा लो सीधा। 15 नंबर कम से कम आपको लेने हैं तो आप पास हो जाओगे। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं हमारी क्लास, ज़्यादा वक्त ना लेते हुए। ठीक है बेटे, तो आज हम करेंगे आपकी जो संस्कृत वाली बुक है पेपर नंबर 9, जिसमें सब बच्चों को डर लग रहा है। ठीक है, डरने जैसी इसमें कोई बात है नहीं वैसे। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट यूनिट मैंने अभी आपको बताया था सिलेबस के बारे में कि आपका सिलेबस क्या क्या रहेगा। ठीक है, तो आपकी फर्स्ट है संस्कृत भाषा शिक्षण कौशल। ठीक है, इसमें आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि हमें तो संस्कृत में लिखना पड़ेगा, हमें तो ये लिखना पड़ेगा। जी बिल्कुल भी नहीं, हिंदी में लिख के आना है आपको पेपर। ठीक है, तो प्लीज़ डरना नहीं है संस्कृत के पेपर से, सिर्फ 35 नंबर का आपका पेपर है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले वही भाषा की, संस्कृत भाषा के शिक्षण कौशल, इसके बारे में बता रखा। 10 नंबर की पहली यूनिट आपकी। सबसे पहले भाषा क्या होती है, अर्थ आपने हिंदी में पढ़ा था ना, फर्स्ट यूनिट सेम है वही आपकी, जो हिंदी संस्कृत, एटलीस्ट जो इंग्लिश का इंग्लिश लैंग्वेज में है, बस यही फ़र्क है। हिंदी संस्कृत बिल्कुल पैरेलल है आपकी, सेम है। भाषा संस्कृत भाषा का शब्द है, इसकी व्युत्पत्ति भाष धातु से हुई है। सामान्य अर्थ में बोलना, कहना, व्यक्त करना, वो क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। या आप अपने आज तक जो करते आए हो वही आप यहाँ पे बता सकते हो। क्या बता सकते हो कि जब हम अपने मन के भाव को विचार कर, बोल कर या लिख कर जब हम उनको प्रकट करते हैं, तो जिस साधन का हम प्रयोग करते हैं अपने मन के भाव को और विचारों को प्रकट करने के लिए, तो वो हमारी क्या कहलाती है, भाषा कहलाती है। तो सबसे पहले आपको भाषा का यहाँ पे मीनिंग देना है। उसके पश्चात आपको क्या करना है, भाषा का करने के बाद आता है आपका भाषा का अर्थ जान लेने के पश्चात उसका स्वरूप समझने में विभिन्न विद्वानों द्वारा भाषा में दी गई परिभाषा पर विचार करना, और ये बात की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग लोगों ने अलग अलग अपने मत दिए हैं। जैसे महर्षि पतंजलि के अकॉर्डिंग भाषा वह व्यापार है जिसमें हम वर्णनात्मक या व्यक्त शब्दों द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। या तो आप हिंदी भाषा पढ़ो या आप संस्कृत भाषा पढ़ो। जो आपने हिंदी में याद किया है फर्स्ट यूनिट, सेम यहाँ पे अगर कोई बच्चा मान लीजिए अगर ये डर रहा है कि मुझे संस्कृत नहीं आती, कोई बात नहीं, मत आने दो। आपने हिंदी में जो याद किया ना फर्स्ट यूनिट में, सेम है। ठीक है, अब देखो भाई, तो यहाँ पर डायरेक्ट हमें संस्कृत भाषा का नहीं, संस्कृत भाषा तो हमारा पहले उद्गम बताएंगे जैसे हिंदी का बताया था, तब जाके संस्कृत भाषा का बताएंगे। अभी सिर्फ इन्होंने क्वेश्चन पूछा भाषा, भाषार्थ है प्रकृति और विभिन्न रूपाणी, भाषा की प्रकृति, उसका अर्थ और उसके अलग अलग स्वरूप के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो भाई, भाषा का स्वरूप मीनिंग बता दिया, एक डेफिनेशन दे दी, फिर आ जाओ भाषा के स्वरूप के ऊपर। भाषा का स्वरूप को निम्नलिखित संज्ञा विस्तारपूर्वक समझ सकते हैं। मैं जो पढ़ा रही हूँ आपको पता है, ये आपकी जो स्टूडेंट वाली बुक है उसमें से पढ़ाती हूँ मैं। ठीक है, तो संप्रेषण का साधन है आपका, कम्युनिकेशन का साधन क्या है, आपकी भाषा है। दूसरी बात, सामाजिक प्रक्रिया का आधार क्या है, आपकी भाषा है। चिंतन का माध्यम क्या है, आपकी भाषा है। संस्कृति का आधार क्या है, आपकी भाषा है। और साहित्य का आधार भी क्या है, आपकी भाषा है। ठीक है, तो इसके स्वरूप के बारे में हम यहाँ पर बताते हैं। हम भाषा के स्वरूप को निम्नलिखित संकल्पनाओं के द्वारा विस्तार पूर्वक समझ सकते हैं। हिंदी में भी सेम यही टॉपिक लिख सकते हो। ठीक है, तो आपको फ़ायदा हो गया, आपको एक ही जगह याद करना पड़ेगा। संप्रेषण का साधन, कम्युनिकेशन का साधन, जैसे मैं आपसे बातचीत कर रही हूँ, आप मेरे से बातचीत कर रहे हो, तो ये क्या है, आपका कम्युनिकेशन का साधन है। ठीक है, तो आप एक दूसरे से जब अपने मन के विचार बताते हो, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हो, तो किसकी सहायता से करते हो, भाषा की सहायता से करते हो। ठीक है बेटा, देखो मैं अब आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं। ठीक है, तो अब इतना टाइम तो नहीं, क्योंकि मैं क्लास में एवरी चीज़ बारीकी से आपको बता चुकी हूँ। ये तो बस बच्चों की जो रिक्वेस्ट आ रही है कि मैम प्लीज़ आप संस्कृत का भी करवा दीजिए, तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दे रही हूँ ताकि आप लोगों को क्या है कि इस सब्जेक्ट से डर ना लगे। ठीक है,
उसके बाद है सामाजिक प्रक्रिया का आधार। आप सामाजिक प्राणी हैं, समाज में रहते हैं, समाज के जितने भी कार्य हैं आपकी भाषा पर ही निर्भर करते हैं। ठीक है, अगर आप किसी से बातचीत कर रहे हो, मीठा बोल रहे हो, आपका काम भाग के करेंगे। अगर आपको किसी को एटीट्यूड दिखा रहे हो तो क्यों करेंगे भाई। ठीक है, तो सामाजिक प्रक्रिया का आधार भी क्या है, आपकी भाषा है। चिंतन का माध्यम, आपके दिमाग में आप कुछ सोच रहे हो तो वो भी क्या है, आप अपनी भाषा के जरिए ही सोच पाते हो। ठीक है, उसके बाद है संस्कृति का आधार। हमारी जो परंपरा है, हमारी जो संस्कृति, जो रीति रिवाज है, वो भी क्या हमारे भाषा के ऊपर ही निर्भर करते हैं। ठीक है, उसके बाद है साहित्य का आधार। अगर आपको कोई भी साहित्य लिखना है, प्राचीन जो भी चीज़ें घटित तो उनको लिखना है, साहित्य लिखना है, तो भी किसी न किसी लैंग्वेज में तो आप लिखोगे। चाहे आप जरूरी नहीं है संस्कृत में ही लिखो, आप हिंदी में लिख सकते हो, तमिल में लिख सकते हो, आप जो भी जितने लैंग्वेज हैं उनमें आप लिटरेचर लिख सकते हो। तो ठीक है, तो साहित्य जो लिखना है वो भी क्या है, हमारा भाषा के आधार पर ही लिखा जाता है। ठीक है बेटे, उसके बाद है भाषा के रूप। अब तक बचपन से आज तक पढ़ते आए हो, भाषा के दो रूप है, मौखिक और लिखित। ठीक है, इसको मैं बताऊंगी नहीं, आप अपने आप कर लेना। मौखिक जो बोलकर हम बताते हैं, और लिखित जो जिसमें हम लिखकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं, लिखित। ठीक है, उसके बाद आती है आपकी भाषा के प्रकार, टाइप ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज कितने टाइप की है आपकी, एक तो होती है मदर टंग, मातृभाषा। देखना आपकी यहाँ पे 10 टाइप की आपकी भाषाएं बताई हैं, और जो आपकी हिंदी की बुक है उसमें सेम ये टॉपिक दे रखा है। अगर आप बोलो तो मैं अभी आपको खोल के दिखा देती हूँ। देखिए, ये हम संस्कृत है। ठीक है, संस्कृत में पढ़ रहे हैं हम ये सारी चीज़ें। ठीक है, भाषा क्या है, और ये है मेरे पास हिंदी की बुक। जो आप यहाँ पे पढ़ोगे ना, ये बिल्कुल सेम आपका डिट्टो बिल्कुल वही दे रखा है। देखो ये रहा, ये क्वेश्चन जो मैं अभी आपको पढ़ाऊँगी ना, मैंने पहले भी पढ़ा रखा है आपको। भाषा के विभिन्न रूप, भाषा का अर्थ सेम कर लेना है, दोनों में सेम है। उसके बाद जो भाषा के रूप हैं, देखो भाषा के प्रकार, मातृभाषा, मूल भाषा, प्रादेशिक भाषा। इसमें भी मातृभाषा, मूल भाषा, प्रादेशिक भाषा, राष्ट्रभाषा, संस्कृत भाषा, मानक भाषा, अपभाषा। ठीक है, तो यानी कि जो भाषा वाला जितना टॉपिक है आपका, ठीक है, वो टॉपिक आप, ठीक है, तो भाषा वाला जितना टॉपिक है वो आप एक ही बुक से कर लेना, चाहे आप हिंदी में करो चाहे आप इंग्लिश में करो। ठीक है, इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब देखो भाई, भाषा के प्रकार, भाषा आपकी क्या है, यहाँ पे 10 प्रकार की भाषाएं बताई हैं। सबसे पहले मदर टंग। मदर टंग जैसे मैं है हरियाणा की, तो हरियाणवी लैंग्वेज जो बोलती तो दैट इज़ माई मदर टंग। ठीक है, तो आप जैसे जहाँ भी जिस भी स्टेट के हो, जैसी आप भाषा बोल रहे हो वो क्या है, आपकी मदर टंग है, जिस भी एरिया की आप भाषा बोल रहे हो। ठीक है, उसके बाद आती है आपकी मूल भाषा। मूल भाषा, मूल भाषा से अभिप्राय उस भाषा से है जो किसी भाषा परिवार की आदि भाषा होती है और बाद में अनेक भाषाओं को जन्म देती है, इसे मूल भाषा कहते हैं। जैसे मूल भाषा वैदिक संस्कृत है, यानी कि हमारी जितनी भी लैंग्वेज निकल के आई हैं वो कहाँ से निकल के आई हैं, हमारी संस्कृत से निकल के आई हैं। ठीक है, अब किसी भी भाषा के वैज्ञानिक ज्ञान की प्राप्ति में मूल भाषा का जानना बहुत आवश्यक है। अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश और यूरोपीय भाषाओं की मूल भाषाएं ग्रीक और लैटिन भाषाएं हैं। ठीक है, उसके बाद आती है प्रादेशिक भाषाएं। ठीक है, प्रादेशिक भाषाएं यानी कि जिस भी राज्य की आप भाषा बोलते हो, किसी भी राज्य विशेष की जो भाषा बोलते हो वो प्रादेशिक भाषा कहलाती है। अब जैसे मदर टंग में भी क्या है, हमारी मातृभाषा, हमारे घर में जो बोली जा रही है वो हमारी मदर टंग होती है, जो हम बोलते हैं पूरे दिन। प्रादेशिक भाषा क्या बताई गई है, जैसे आपकी मदर टंग है तो ये भी क्या है, आपके जिस राज्य में आप रहते हो उस राज्य की भाषा। जैसे हरियाणा में लोग हरियाणवी बोलते हैं, पंजाब में लोग पंजाबी बोलते हैं। ठीक है, बिहार में लोग भोजपुरी बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही जो अलग अलग स्टेट में जो बोली जाती है वो क्या कहलाती है, आपकी प्रादेशिक भाषा कहलाती है। ठीक है, असम में असमिया बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है राजभाषा। राजभाषा का मतलब क्या होता है, जिसमें आपके राष्ट्रीय और राज्य स्तर के जितने भी सरकारी कामकाज चलते हैं उस भाषा को हम राजभाषा कहते हैं। तो भारत की जो राजभाषा है वह हिंदी है, और संविधान के आर्टिकल 343 के तहत 343 के तहत 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा घोषित किया गया था। ठीक है, ये होती है राजभाषा। उसके बाद बात आती है राष्ट्रभाषा।
राष्ट्रभाषा यानी कि जिस प्रकार प्रत्येक देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए क्या होता है, उसका राष्ट्रीय ध्वज होता है, राष्ट्रीय चिन्ह होता है, राष्ट्रीय पशु होता है, पक्षी, फूल आदि है, उसी प्रकार देश के भाव, विचार और संस्कृति को अभिव्यक्त करने के लिए जिस भाषा को वाहक बनाया जाता है उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। ठीक है, संसार के अधिकांश देशों की अपनी राष्ट्रभाषा है, परंतु भारत एक ऐसा देश है जहां अनौपचारिक रूप से बेशक हिंदी को राष्ट्रभाषा कहा जाता है, परंतु संवैधानिक तौर पर आज तक उसे राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिला है। ठीक है, संसार भर में भाषाओं का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि प्राय सभी देशों में मातृभाषा, प्रादेशिक भाषा, राजभाषा तथा राष्ट्रभाषा एक ही होती है, परंतु भारत एक बहुभाषी देश होने के कारण भाषा के इन चारों प्रकारों में पर्याप्त अंतर देखने को मिलता है। ठीक है, तो राष्ट्रभाषा जहाँ पर जैसे हमारा राष्ट्र पक्षी है, राष्ट्र पशु है, वैसे ही हमारी क्या होती है, राष्ट्रभाषा भी होती है। ठीक है, तो लेकिन भारत एक ऐसा देश है जिसकी कोई फिक्स राष्ट्रभाषा नहीं है। उसके बाद है हमारी सांस्कृतिक भाषा, वह भाषा जिसमें किसी राष्ट्र, समाज, जाति की सांस्कृतिक धरोहर सुरक्षित होती है, वह भाषा उस देश की सांस्कृतिक भाषा कहलाती है। जैसे भारत में सांस्कृतिक भाषा का गौरव संस्कृत भाषा को है। ठीक है, यानी कि सांस्कृतिक भाषा जिसमें हमारे जितना भी लिटरेचर है, हमारे धर्म ग्रंथ जिस भाषा में लिखे गए हैं, तो वो क्या कहलाती है, हमारी सांस्कृतिक भाषा कहलाती है। जैसे रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, ठीक है, गीता, ये सारे के सारे किस में लिखे गए हैं, आपके संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। उसके बाद आती है बात मानक भाषा की। मानक भाषा वह भाषा होती है जो अपने क्षेत्र विशेष में प्रचलित अनेक बोलियों में से एक होते हुए भी अपनी लोकप्रियता और प्रचलन के कारण एक मानक स्थापित करने में समर्थ हो जाती है। मानक भाषा वह भाषा है जो अपने क्षेत्र विशेष में प्रचलित अनेक बोलियों में से एक होते हुए अपनी लोकप्रियता बना लेती है। ठीक है, हिंदी भाषा के अंदर 18 बोलियां की गणना होती है, और परंतु पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली खड़ी बोली अपनी लोकप्रियता और भू प्रचलन के कारण मानक भाषा का दर्जा प्राप्त कर चुकी है। आज हिंदी साहित्य के क्षेत्र में इस भाषा के साहित्य को मानक मानकर प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है आपकी अपभाषा। अपभाषा भाषा का वह स्वरूप होती है जिसमें परिनिष्ठ या शिष्ट भाग की तुलना अपशिष्ट समझा जाता है, यानी कि मानक भाषा का बिगड़ा हुआ रूप अपभाषा कहलाती है। ठीक है, यानी कि जिसमें अपेक्षा कम पढ़े लिखे, अशिक्षित और पिछड़े हुए लोगों द्वारा प्रयुक्त की जाती है। जैसे अश्लील, गवारू, ये गाली गलौज, अपशिष्ट जो भाषा का प्रयोग किया जाता है वो अपभाषा कहलाती है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा वह भाषा जो संसार के सभी राष्ट्रों के विचारों का आदान प्रदान करने का माध्यम बनती है, वह अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहलाती है। ठीक है, आज अंग्रेजी क्या है, हमारी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। एक विदेशी भाषा, विदेशी भाषा क्या है, किसी भी देश के लिए वह भाषा जो उस देश की न तो मातृभाषा है, न राजभाषा है और न ही राष्ट्रभाषा है, उस देश के लिए विदेशी भाषा बन जाती है। ठीक है, जैसे हमारे देश के लिए हम उसमें हैं इंडिया में तो अरबी, फारसी, ये सारी क्या हैं, अंग्रेजी, ये सब क्या है, हमारी विदेशी भाषाएं हैं। ठीक है, तो ये है आपके भाषा के स्वरूप या रूप, प्रकार, जो भी आप बोलना चाहो। ठीक है, उसके बाद देखिए भाषा की प्रकृति और विशेषताएं। प्रकृति क्या क्या है, इसकी नेचर क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है। तो भाषा क्या है, वाक् प्रधान ध्वनि समष्टि है। ये वाक् प्रधान ध्वनि, देखो वर्ड तो बड़ा अच्छा ऐसा लग रहा है कुछ समझ में ही नहीं आएगा। भाषा वाक् प्रधान ध्वनि समष्टि है, यानी कि जिसका अर्थ ये हुआ कि बोलना सामान्य अर्थ है जो बोली जाती है। तो भाषा क्या है, बोल कर प्रकट कर रही है हमारे। ठीक है, उसके बाद भाषा एक व्यवस्था है। ठीक है, बिल्कुल भाषा एक सिस्टम है। आपको अचानक से तो पैदा होते ही तो आपको भाषा नहीं आई, आपने क्या है पहले अक्षर सीखे हैं, यानी कि पहले आपने भाषा को सीखते हुए उसकी चीज़ें सीखी हैं। देखो मौखिक भाषा तो आपने घर से जो चीज़ें थी वो सीखी आपने, लेकिन उन चीज़ों को लिखना कैसे सीखा आपने। जैसे हिंदी सीखने से पहले आपने वर्णमाला सीखी, इंग्लिश सीखने से पहले आपने अल्फ़ाबेट A to Z सीखे। ठीक है, तो भाषा का क्या होता है, चाहे आप कोई भी लैंग्वेज लो, वो आपका क्या होती है, एक सिस्टम होता है। तो यही जो पॉइंट आप पढ़ रहे हो, यही पॉइंट आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करके इंग्लिश भाषा के लिए लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद भाषा प्रतीकों की व्यवस्था। हाँ जी, बहुत सारे साइन यहाँ पर, चिन्ह यहाँ पर यूज़ होते हैं भाषा में। ठीक है, जैसे हिंदी में तो आप देखते हो आ के लिए एक डंडा यूज़ होता है, छोटी की मात्रा के लिए आगे वाली ऐसे मात्रा यूज़ होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इसके कुछ
प्रतीक चिन्ह भी होते हैं। भाषा सामाजिक क्रिया का आधार, बिल्कुल सही बात है, आपने पहले भी पढ़ा था, भाषा सामाजिक क्रिया का आधार है। भाषा अर्जित संपत्ति है, बिल्कुल सही। भाषा परंपरागत है। भाषा अनुकरण जन्य प्रक्रिया, हाँ जी। आप मान लीजिए बच्चा है तो क्या है, आप क्या कर सकते हो, भाषा का अनुकरण कर सकते हो। भाषा सतत परिवर्तनशील प्रक्रिया है, ठीक है, एक लगातार चलने वाली प्रोसेस है। भाषा का मानक रूप होता है, बिल्कुल सही है। भाषा का कोई अंतिम रूप नहीं है। तो ये सारे क्या है, भाषा की विशेषताएं हैं, ठीक है। इनको आप थोड़ा थोड़ा अपने अकॉर्डिंग अपनी लैंग्वेज में इसको लिख के आ सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है भाषा के प्रयोजन या कार्य। भाषा के क्या क्या कार्य हैं, ठीक है। भाषा के कार्य बताए गए हैं भाई, इसने 3-4 प्रकार के कार्य बताए हैं। एक तो है अभिव्यक्त करना, अभिव्यक्ति यानी कि रिप्रेजेंटेशन करना, ठीक है। उसके बाद दूसरा काम क्या है इसका, सामाजिक एवं वैचारिक नियमन, ठीक है। तीसरा काम है सामाजिक एवं सांस्कृतिक अंतःक्रिया। चौथा काम है इसका सृजनात्मकता, ठीक है, क्रिएटिविटी, बिल्कुल सही बात है। अब देखिए अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति क्या है, जब हम अपने विचारों को अभिव्यक्त, भाषा क्या है, मनुष्य के जितने भी विचार हैं, मेरे मन में जो चीज़ें हैं, मैं अब आपको ये बता रही हूँ, ये पढ़ा रही हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ, रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो भाषा का क्या काम है, रिप्रेजेंट करना। मैं आपको कुछ समझाना चाहती तो रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ, तो ये किसका काम है, भाषा के द्वारा ही ये संभव है। इसमें आप संवेगात्मक रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हो और वैचारिक भी। संवेगात्मक जैसे अपने भावों के द्वारा, इमोशंस के द्वारा आप जब किसी दूसरे को समझाते हो तो वह संवेगात्मक अभिव्यक्ति कहलाती। वैचारिक अभिव्यक्ति जिसको बोलकर आप अपने विचारों को बता रहे हो तो वह वैचारिक अभिव्यक्ति कहलाती है। जैसे आप देखते हो कई जो आपके डिसेबल पर्सन होते हैं जो बोल नहीं सकते, तो वो क्या करते हैं, वो इमोशंस के जरिए, ठीक है, अपने हाव भाव के जरिए खुद को रिप्रेजेंट करते हैं और फिर दूसरे लोग उनकी बातों को समझते हैं। और वैचारिक में क्या है, हम बोलकर बता रहे हैं, ठीक है। अब आगे आता है इसमें अभिव्यक्ति के साथ साथ सामाजिक एवं वैचारिक नियमन। भाषा का कार्य केवल विचारों का आदान प्रदान करना नहीं, बल्कि सामाजिक और वैचारिक नियमन का भी एक साधन है। हम भाषा का प्रयोग दूसरों के व्यवहारों को कंट्रोल करने और प्रभावित करने के लिए भी करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ब्रनस्टीन व उसके साथियों ने बच्चों के समाजीकरण की प्रक्रिया के समय माता पिता के विभिन्न प्रकार के नियामक व्यवहारों की स्टडी की और उन्हें बड़े रोचक उदाहरण प्रस्तुत किए। देखो सामाजिक और वैचारिक नियम भी है, खाली आदान प्रदान नहीं है, बल्कि समाज में रहना है, कोई नए विचार पढ़ना, तो वो भी भाषा के जरिए ही सकते हैं। उसके बाद है सामाजिक एवं सांस्कृतिक अंतःक्रिया। भाषा हमारी संस्कृति का अंग होती है। भाषा और संस्कृति का गहरा संबंध है। भाषा को एक सांस्कृतिक तत्व कहा जाता है, परंतु भाषा संस्कृति का तत्व मात्र ही नहीं बल्कि समस्त सांस्कृतिक क्रियाकलापों का भी आधार है। उसके बाद है सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी। आप कोई भी नई चीज़ क्रिएट कर रहे हो तो उसके बारे में दूसरों को कैसे बताओगे, आपके पास लैंग्वेज है तो ही तो बता पाओगे ना, ठीक है। तो ये था आपके भाषा के कार्य। ये तो आपने सिर्फ भाषा का सुना। अब आती है मेन बात आपकी संस्कृत भाषा के ऊपर जो क्वेश्चन बनेगा आपका। तो संस्कृत भाषा का क्या स्वरूप है, क्या महत्व है, कैसे इसका विकास हुआ, ठीक है। आपका ऐतिहासिक महत्व दिखाया गया है, वैदिक भाषा के कौशल, थोड़ी लंबी है पर कोई बात नहीं, आज आपकी यूनिट मैं कंप्लीट कराऊंगी, चाहे 1 घंटे की वीडियो बने चाहे आपकी 2 घंटे की वीडियो बने, ठीक है। लेकिन बेटा प्लीज़ अगर मैं मेहनत कर रही हूँ तो आप भी प्लीज़ मेहनत करना, ठीक है। संस्कृत भाषा स्वरूप, महत्व एंड विकास, कैसे विकास हुआ। तो संस्कृत भाषा संसार की सबसे प्राचीन और सर्वोत्तम वैज्ञानिक भाषा है, ठीक है। तो इस तथ्य को हम वैदेशिक विद्वानों ने भी स्वीकार किया, यानी कि संसार की जो सबसे पुरानी भाषा है वो कौन सी भाषा है, हमारी संस्कृत भाषा है, ठीक है। अब देखो भाई लौकिक संस्कृत भाषा है और इसी गुण के कारण संस्कृत आज तक विश्व में पढ़ी और पढ़ाई जा रही है। संस्कृत भाषा 2 रूपों में प्रचलित है, एक तो है वैदिक संस्कृत और एक है हमारी लौकिक संस्कृत, ठीक है। इसमें भी संस्कृत के 2 काल रहे हैं, एक तो वैदिक काल रहा है और एक लौकिक काल रहा है, ठीक है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे इसके काल के बारे में, कब कब क्या क्या हुआ। तो वैदिक काल में संस्कृत को ही वैदिक भाषा कहा जाता था और लौकिक संस्कृत के लिए पाणिनि, पतंजलि और यास्काचार्य ने भाषा शब्दों का प्रयोग किया है। व्यवहार में प्रयुक्त होती है और दैनिक वाग व्यवहार में भी शामिल होती है। ईसा के लगभग 900 से 1100 ईसा पूर्व तक वैदिक भाषा का प्रचलन अत्यंत कम हो गया था और उसके स्थान पर लौकिक संस्कृत, ठीक है, यानी कि ये चेंज होती रही, कभी वैदिक संस्कृत कभी लौकिक संस्कृत। अब देखो भाई उत्पत्ति काल,
भाषा, संस्कृत भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई? ये प्राग ऐतिहासिक काल से लेकर विक्रम संवत के आरंभ होने से 1000 वर्ष पूर्व माना जाता है। ठीक है, यह काल संस्कृत साहित्य के बीजारोपण का काल भी कहते हैं। इसी काल में मंत्र दृष्टा ऋषि ने मंत्रों का साक्षात्कार किया, व वैदिक संहिता व ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की, और इन्हीं ने आगे चल के आरण्यक और उपनिषदों की उत्कृष्ट रचना की। ठीक है, तो ये तो था उत्पत्ति काल, यानी कि कब उत्पत्ति हुई इसकी? ईसा पूर्व के 1000 वर्ष पूर्व इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। बस इसमें इतना ही लिखना, आपको इसको ज़्यादा नहीं लिखना। उसके बाद स्थापना काल, वैदिक संहिताओं के अनंतर एक लंबे अंतराल बाद वेदों के गूढ़ रहस्यों को समझने के लिए उपनिषद साहित्य की रचना की गई। यानी कि वैदिक संहिता के अंतर एक लंबे अंतराल बाद वेदों के उपनिषद साहित्य की रचना की, और उपनिषद की रचना लौकिक संस्कृत में की गई थी। यानी कि जो फिर हमारे जो उपनिषद वगैरह लिखे गए, भाषा शैली बाद में रामायण महाभारत विशाल ग्रंथों की रचना का आधार भी यही थी हमारी लौकिक संस्कृत। उसके बाद आता है समृद्धि काल। ये समृद्ध कब हुई? समृद्ध हुई है 1200 ईसा में माना जाता है, जहाँ पर क्या है सब कुछ, चाहे ज्योतिष था, चाहे गणित था, चाहे खगोल था, चाहे आपकी साइंस फिजिक्स थी, चाहे आपका मेडिकल साइंस थी, फिलोसफी थी, सब क्षेत्र में आपका सिर्फ संस्कृत लैंग्वेज में ही काम चल रहा था। ठीक है, तो ये इसका समृद्धि काल था, 1200 ईसा पूर्व माना जाता है। विस्तार काल कब पड़ी है? 1250 ईस्वी के बाद के काल की गणना जो की जाती है, तो वहाँ के बाद ये इसका विस्तार माना जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए संस्कृत भाषा का महत्व। ठीक है, महत्व क्या है भाई संस्कृत भाषा का? संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन भाषा है। जितने भी हमारे साहित्य हैं, चाहे ग्रंथ हैं, वो हमारे संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं। ठीक है, संस्कृत भाषा आपकी 2 प्रकार की बताई है, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे संस्कृत भाषा का क्या महत्व है वो पढ़ना है। तो सबसे पहले बताया गया इसका भाषिक महत्व, दूसरा बताया गया इसका दार्शनिक महत्व, तीसरा बताया गया इसका सांस्कृतिक महत्व, चौथा बताया गया इसका धार्मिक महत्व, पांचवा है वैज्ञानिक महत्व, कलात्मक महत्व, ऐतिहासिक महत्व, राजनीतिक महत्व, अंतर्राष्ट्रीय महत्व, राष्ट्रीय महत्व। ठीक है, ये सारा का सारा इसका महत्व बताया गया है। तो इसका क्या क्या इम्पोर्टेंस है? सबसे पहले तो देखिए भाई दार्शनिक में सबसे पहले है इसका भाषिक महत्व। भारत में दक्षिण भारतीय भाषाओं को छोड़कर प्राय सभी भाषाओं की जननी किसको माना जाता है? संस्कृत। यानी कि हमारे साउथ इंडियन लैंग्वेजेस को छोड़कर बाकी जितनी भाषाएं हैं उन सब की जननी क्या है? हमारी संस्कृत को माना जाता है। तो भाषा वैज्ञानिकों ने संसार की जिन भाषाओं में समानता को खोजा उन्हें एक भाषा परिवार का नाम दिया। ठीक है, अब है भाषिक महत्व इसका। क्या भाषिक महत्व भाई? संस्कृत भाषा अपने विकास क्रम में एक जैसी नहीं रही। भाषिक महत्व यानी कि इसमें कुछ ना कुछ चेंज आते रहे। क्या चेंज आए? प्राचीन में सबसे पहले आई जो वैदिक संस्कृत आई, और उसके बाद आई लौकिक संस्कृत। ठीक है, यानी कि उसमें जैसे पाणिनि ऋषि है, उसकी प्रसिद्ध उन्होंने व्याकरण ग्रंथ लिखा अष्टाध्यायी। ये क्या है? लौकिक संस्कृत में लिखी गई। ठीक है, यानी कि पाणिनि ऋषि है। देखो भाई इसका मतलब ये होता है आपका जो इसमें आया कि एक जैसी नहीं रही, परिवर्तन होता रहा। यानी कि जो ये लोग थे जिन्होंने उस टाइम पे जो भी चीज़ें लिखी थी उन्होंने कुछ ना कुछ इसमें चेंज कर दिया। तो जो शुद्ध भाषा थी वो तो थी वैदिक संस्कृत, और जब लोगों ने इसको अपने अकॉर्डिंग तोड़ना मरोड़ना शुरू कर दिया तो वह लौकिक संस्कृत बन गई। तो ठीक है, तो ये लगभग 500 ईसा पूर्व पाणिनि ऋषि ने अपनी प्रसिद्ध व्याकरण जो अष्टाध्यायी है उसमें भी लौकिक व्याकरण से संबंधित नियमों को भी क्या है? लौकिक संस्कृत में ही लिखा। ठीक है, वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत का विकास हुआ। इस प्रकार कालांतर में लौकिक संस्कृत से फिर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश भाषाओं का विकास हुआ। उसके बाद दार्शनिक महत्व, जितने भी फिलोसफर थे, ठीक है, फिलोसफर जितने थे वो भी क्या था? उस समय के जो फिलोसफर थे वो संस्कृत भाषा में ही उन्होंने अपनी दृष्टि को दिखाया है। ठीक है, इसके बाद है सांस्कृतिक महत्व। हमारी संस्कृति के जितने भी ग्रंथ हैं, मंत्र वगैरह हैं, जितने भी जो भी रामायण महाभारत गीता सब कुछ क्या है? संस्कृत में लिखा गया। इसको हम सांस्कृतिक महत्व है इसका।
उसके बाद आपका धार्मिक महत्व भी है इसका, क्योंकि धर्म कर्म काम मोक्ष ये सब क्या है, हम ये सारे काम हम संस्कृत के मंत्र उच्चारण के साथ ही करते हैं, इसलिए इसका धार्मिक महत्व भी बढ़ जाता है। वैज्ञानिक महत्व इसलिए है क्योंकि उस टाइम पे जो भी ज्योतिष थे, गणित, आयुर्वेद, रेखा सूत्र, यूक्लिड ज्योमेट्री, सूर्य सिद्धांत, ये सारे के सारे आपके क्या थे, संस्कृत में ही थे, इसलिए इसका वैज्ञानिक महत्व भी बढ़ गया। ठीक है, यानी कि खगोल के जो भास्कराचार्य था उनका नाम विशेष उल्लेख है। सिद्धांत शिरोमणि प्रामाणिक ग्रंथ था। वहारामिरी की खगोल शास्त्री, पंच सिद्धांतिका, ये सारे के सारे ग्रंथ जो साइंस के थे वो संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं। ठीक है, उसके बाद कलात्मक महत्व, संगीत में, नाटक, वेशभूषा, संगीत, नृत्य आदि कलाओं में भी सारी समृद्धि आपकी संस्कृत भाषा में थी। फिर आगे चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला। ठीक है, उसके बाद आती है ऐतिहासिक महत्व। ऐतिहासिक भी इसका महत्व है हमारा, क्योंकि वेद जो लिखे गए हैं हमारे वो क्या है आपके इसी भाषा में, संस्कृत में ही लिखे गए हैं। रघुवंश में जहाँ रघुवंशी राजाओं की इतिवृत्ति प्रस्तुत करते हैं, वही अपने गीतिका मेघदूत से सुदूर दक्षिण में कन्याकुमारी से लेकर उत्तर में हिमालय तक संपूर्ण भारत का साकार सचित्रण प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, ये सारा का सारा क्या इसका ऐतिहासिक महत्व। इतिहास में जो भी कुछ चीज़ें हमें लिखी उस टाइम पे जब लिखी थी तो वो संस्कृत भाषा में थी। ये हिंदी में और इंग्लिश में तो बाद में ट्रांसलेट हुई हैं। उसके बाद है राजनीतिक महत्व। राजनीतिक दृष्टि से भी संस्कृत भाषा का विशेष महत्व है। आज राष्ट्र के सामने राष्ट्रीय एकता के लिए ही खतरा पैदा हो गया और देश में विघटनकारी तत्वों की वृद्धि हो रही है। कुछ विद्वान यह कहते हुए सुने जाते हैं कि भारत को एक राष्ट्र के आबद्ध करने का श्रेय अंग्रेजों को। ठीक है, नहीं तो इसके टुकड़े टुकड़े हो जाते। इसने बोला है अब यहाँ पे टुकड़े टुकड़े करने में, क्योंकि यथार्थ तो ये कि अंग्रेज राष्ट्र के टुकड़े टुकड़े करने में लगे हुए थे और आज भी अंग्रेजी की लुभावनी भाषा में फंसे हुए हमारे कुछ लोग बंधु राष्ट्रीय सम्मान के मूल्य पर भी अंग्रेजी को भारत की राजभाषा बनाए रखने का प्रयत्न कर रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या है राजनीतिक महत्व, अंग्रेजी की नहीं, यहाँ पर क्या है उस टाइम पे मान लो जब चाणक्य थे, चाणक्य ने क्या है संस्कृत में ही अर्थशास्त्र की रचना की थी, संस्कृत लैंग्वेज में। ठीक है, तो उस टाइम पे जो राजनीतिक महत्व था वो भी क्या था, संस्कृत लैंग्वेज में ही था। अंतर्राष्ट्रीय महत्व, अंतर्राष्ट्रीय भी देखा गया है आपका। अंतर्राष्ट्रीयता की भावना, सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्येतु माँ कदिश्चय दुख भाग्य भवेत्, अर्थात सब सुख हों, सब निरोगी हों, सब कल्याण देखें, कोई भी दुख का भागी न हो। अयम निज परो वैति गणना लघु चेत सामय उदार चरिताना तू वसुदेव कुटुम्बकम। ठीक है, अर्थात अपना है या पराया है ऐसी गिनती तो छोटे मन वालों की होती है, उदार मन वाले लोगों के लिए तो सारी पृथ्वी ही परिवार है। ठीक है, तो इसलिए क्या मानते हैं अंतर्राष्ट्रीय महत्व तो इसका मानते हैं। अब देखो भैया आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गीता महोत्सव भी होता है। ठीक है, वो भी एक इसी का उदाहरण है। उसके बाद राष्ट्रीय महत्व, राष्ट्रीय महत्व, भाषा अनेक विविधताओं वाला और विशाल देश, भारत क्या है बहुत विविधताओं वाला और एक विशाल देश है, या अनेक प्रदेश हैं और अनेक भाषाएं यहाँ बोली जाती है और अनेक वेशभूषाएं यहाँ पर हैं। ठीक है, तो यहाँ रहने वाले लोगों के रहन सहन एवं खान पान में बहुत अंतर है, फिर भी भारत एक है। इसका पूरा श्रेय हमारी संस्कृत भाषा को जाता है, क्योंकि जितने भी हमारा पुराना इतिहास है सब कुछ है वो संस्कृत भाषा में ही देखने को मिलता है। उसके बाद है साहित्यिक महत्व। साहित्यिक महत्व भी है क्योंकि इसमें अपने नाटक विधा की रचनाएं जो भी हैं, ध्वनि गुण गणित व्याकरण नीति शास्त्र इतिहास आदि सारे के सारे विषय क्या है आपके साहित्यिक महत्व है। उसके बाद है वैदिक और लौकिक संस्कृत। वैदिक और लगभग 500 ईसा पूर्व में प्रसिद्ध व्याकरणकार महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी का निर्माण करके व्याकरण के नियम निश्चित किए। उसके पश्चात तत्कालीन विद्वानों के साथ व्यवहारिक एवं साहित्यिक भाषा के रूप में प्रतिष्ठा को प्राप्त हुए। इस लौकिक संस्कृत भाषा में विपुल साहित्य की रचना की गई है। ठीक है, वैदिक और ये तो ये क्या थे आपके भाई, ये थे आपके संस्कृत भाषा का महत्व। संस्कृत ने तो भाई नींद ला दी मुझे।
ठीक है। तो ये था आपका संस्कृत भाषा का महत्व, जो आपको वहाँ पे लिख के आना अगर प्रयोग में आ जाए तो। आधुनिक युग में संस्कृत भाषा के अध्ययन की उपयोगिता अगर एट प्रेजेंट देखा जाए तो इसकी कहाँ पर यूटिलाइजेशन है इसका। एक तो वैज्ञानिक एवं संपूर्ण भाषा माना जाता है, भारतीय भाषाओं की जननी के रूप में भी इसको ही जाना जाता है, भारत की संस्कृति की पहचान भी संस्कृत भाषा के कारण है, आधुनिक विज्ञान की जन्मदात्री भी क्या है, हमारी संस्कृत है, और राष्ट्रीय एकता के पोषक के रूप में भी संस्कृत है, और राष्ट्रीय के पोषण भाषा के रूप में भी संस्कृत को माना है। तो ये मैं सिर्फ जस्ट आपको पॉइंट बता रही हूँ, इसको एक्सप्लेन आप कर देना अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद बात आती है इसमें, तो अब हमने सिलेबस के अकॉर्डिंग 10 नंबर की टोटल ये यूनिट आपकी भाषा क्या होती है, इसकी प्रकृति क्या होती है, क्या विभिन्न रूप है, ये हमने पढ़ लिया। उसके बाद संस्कृत भाषा क्या है, संस्कृत भाषा का स्वरूप और महत्व, ये हमने पढ़ लिया। अब एक टॉपिक और है इसका भाषा कौशल, जिसमें श्रवण, वाचन, पठन और लेखन, ये आपका क्या है, भाषा कौशल। भाषा कौशल का अर्थ होता है कि भाषा के सभी रूपों में कुशलता या निपुणता का होना। मुख्य रूप से भाषा के 4 कौशल होते हैं, श्रवण, भाषण, पठन व लेखन। सबसे पहला सुनने का भी एक कौशल होता है, आराम से बैठकर दूसरे बंदे को सुनना। दूसरा है भाषण देना, बोलना। तीसरा है पठन, पढ़ना। और चौथा है लेखन, लिखना। ठीक है, तो आपकी भाषा के 4 कौशल आपके अंदर होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। एज इट इज़ ये आपके हिंदी में भी हैं सेम, और यही के यही आपके इंग्लिश में भी है, जिसमें आपकी क्या है, LSRW इंग्लिश में बोलते हैं। L फॉर लर्निंग, S फॉर स्पीक, LSR फॉर रीडिंग, W फॉर राइटिंग। ठीक है, तो सेम टॉपिक आपका हिंदी में है, ठीक है, संस्कृत में है और आपका इंग्लिश में है। ठीक है, तो ये आपने अलग अलग कौशल यहाँ पे पढ़ने हैं। तो कौशल का अर्थ होता है कुशलता के साथ कोई काम करना। तो भाषा के 4 कौशल हैं, श्रवणम, वाचनम, पठनम, लेखनम। ठीक है, इनको आप हिंदी में ही आपको वहाँ पे लिख के आना है। ठीक है, तो आपका श्रवण, वाचनम, पठनम, लेखनम। श्रवण कौशल अर्थात जो सुना जाता है, भाषण कौशल जो बोलकर अपने विचारों को प्रकट करता है, रीडिंग स्किल्स आपकी पढ़कर अर्थ निकालना, राइटिंग स्किल्स आपकी लिखकर विचारों को प्रकट करना। ठीक है, अब इनका ब्रीफ में नहीं समझाऊंगी बिल्कुल भी, जस्ट पॉइंट बताऊंगी। श्रवण कौशल नाम से ही पता चल रहा है कि किसी व्यक्ति द्वारा जब अपने भाव को प्रकट करने के प्रयुक्त ध्वनियों को कानों के द्वारा ग्रहण किया जाता है और उसका अर्थ समझा जाता है। जैसे मैं आपको बता रही हूँ, आप मेरे को सुनोगे, सुन के उस चीज़ का मीनिंग आपको जब क्लियर होता है तो वो क्या कहलाता है, आपका श्रवण कौशल कहलाता है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या होता है भाई श्रवण कौशल का? श्रवण कौशल छात्रों के वक्ता की बात को धैर्यपूर्वक और ध्यानपूर्वक सुनने की आदत डालना। ठीक है, जो भी कोई बोल रहा है, उच्चारण कर रहा है, उसको ध्यान से सुनकर स्वयं अनुकरण करते हुए शुद्ध उच्चारण करने की योग्यता उत्पन्न करना। ठीक है, छात्रों को सुनकर उचित कहाँ पर हमें विराम देना है, कहाँ पर उचित स्वराघात या बलाघात, स्वराघात और यानी कि कहाँ पर हमें अपना स्वर ऊंचा लेके जाना, कहाँ पे टोन को ऊंचा लेके जाना, कहाँ पर हमें धीरा बोलना, ये हमें बताता है। ठीक है, क्योंकि जब हम दूसरे बंदे को सुनते हैं तो हमें ये चीज़ें समझ में आती हैं। छात्रों को सुनकर अर्थ ग्रहण करने की क्षमता विकसित करना। ठीक है, सारांश ग्रहण करने की योग्यता को डेवलप, बस ये आपके 10-12 दे रखे हैं, आप पढ़ लेना, बिल्कुल ईजी है। ठीक है, उसके बाद आता है श्रवण कौशल। श्रवण कौशल की विधियाँ कौन कौन सी होती हैं, सुनने की विधियाँ कौन कौन सी हैं? सस्वर वाचन, सस्वर अनुवाचन, कहानी सुनना, सुनकर लिखना, श्रुतलेख जिसको बोलते हैं, प्रश्नोत्तरी विधि, तर्क वितर्क विधि, भाषण विधि, दर्शन श्रव्य सामग्री का प्रयोग जिसमें आप ग्रामोफोन, टैप रिकॉर्डर, रेडियो, कंप्यूटर, इंटरनेट, आप टेलीविज़न, वीडियो, दूरदर्शन। ठीक है, चलचित्र या सिनेमा, ये सारे क्या आपके कौशल, श्रवण कौशल की विधियाँ हैं। सस्वर वाचन से अध्यापक स्वयं छात्रों के समक्ष आदर्श वाचन, सस्वर वाचन जैसे क्लास में टीचर आपको पढ़ के सुनाता है और आप टीचर को बड़े प्यार से ध्यानपूर्वक सुनते हो, तो वो है क्या कहलाता है, आपका सस्वर वाचन कहलाता है। उसके बाद आता है सस्वर अनुवाचन। जब मान लीजिए मैं भी क्लास में पढ़ा रही हूँ, आपको देख के पढ़ा रही हूँ, मैं रीडिंग कर रही हूँ, तो उसको सस्वर वाचन बोला। जब मैं क्लास में बच्चों को बोलती हूँ बेटा आप खड़े हो जाओ और आप पढ़ो इस चैप्टर को, तो वो क्या कहलाता है, सस्वर अनुवाचन कहलाता है। ठीक है, कहानी सुनना, जैसे आप अपने बड़े बड़ों से, अपने बुजुर्गों से कहानियाँ सुनते हो, या क्लास में भी आप कोई स्टोरी सुनते हो, तो वो भी क्या है, आपका श्रवण कौशल कहलाता है। श्रुतलेख,
श्रुतलेख का मतलब सुनकर लिखना, जैसे डिक्टेशन जो आजकल हम बोलते हैं डिक्टेशन। मैंने आपको कुछ डिफिकल्ट वर्ड बोल दिए हिंदी में तो आप उसको लिख के दिखाओगे, संस्कृत में बोलो उनको लिख के दिखाओगे, तो ये क्या कहलाता है आपका श्रुतलेख यानी कि सुनकर लिखना। उसके बाद आता है आपकी प्रश्नोत्तरी मेथड। ठीक है, मैंने टीचर ने क्वेश्चन बोला, आपने आंसर दिया, 2 बंदों का काम चल रहा है, बाकी बच्चे सुन रहे हैं अच्छे से। ठीक है भाई, आगे बात समझ में। उसके बाद है तर्क वितर्क। तर्क वितर्क का मतलब होता है डिबेट करवाते हैं हम, जब 2 ग्रुप्स में या 2 टीम्स में डिबेट करवाते हैं तो उसको भी सुना ही जाता, कोई लिखता तो है नहीं। भाषण, स्पीच, मान लीजिए मैं स्पीच दे रही हूँ स्टेज पे जाके, तो वो क्या कहलाती है आपकी, वो भी श्रवण कौशल की विधि है। दर्शन श्रवण सामग्री, जिसको आप देख रहे हो सुन रहे हो, ग्रामोफोन हो गया, टैप रिकॉर्डर हो गया, रेडियो तो सुनने वाला होता है ना, ठीक है, कंप्यूटर, इंटरनेट, ये सारे। तो ये थे आपके श्रवण कौशल की विधियाँ। उसके बाद आता है भाषण कौशल। भाषण कौशल का अर्थ होता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है, तो परस्पर उसे अपने विचारों का भी आदान प्रदान करना होता है। जब वह बोलकर अपने विचारों को बता रहा है तो वह क्या है, भाषण कौशल कहलाता है। ठीक है, इसमें तो था सुनना, इसमें है आपकी कौन सी स्किल को डेवलप करना है, भाषण बोलने वाली जो स्किल्स है उसको डेवलप करना है। ठीक है, तो भाषण कौशल का महत्व आप इसमें क्या महत्व बताया है, व्यक्ति के ऑल ओवर डेवलपमेंट के लिए, ज्ञान अर्जन करने के लिए, दैनिक जीवन में मौखिक अभिव्यक्ति का महत्व, व्यवसाय के रूप में, मनोदशा, मनोभाव आदि के रूप में। ठीक है, ये सारे के सारे आपके आ गए हैं। ठीक है, और व्यवसायिक क्षेत्र में मौखिक अभिव्यक्ति का महत्व सर्वांगीण विकास के लिए। अब देखो, जब आप बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को स्टेज पे बुलवाया जाता है, क्यों बुलवाया जाता है, उसके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, ज्ञान अर्जन करने का महत्वपूर्ण साधन। अगर आप मान लो किसी को बोलकर कोई चीज़ समझा देते हो ना, वो ज्ञान आप कभी नहीं भूलते। ठीक है, आगे दैनिक जीवन में मौखिक अभिव्यक्ति। हाँ जी, दैनिक जीवन में बहुत सारे काम पड़ते हैं, आपको बोल के ही करने पड़ेंगे, इसलिए क्या है, आपको भाषण कौशल आना चाहिए। आगे मनोदिशा, मनोभाव आदि को अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम बोला जाता है। उसके बाद है आपका व्यवसायिक क्षेत्र में मौखिक अभिव्यक्ति का महत्व, ये आपको बताए गए। उसके बाद है भाषा कौशल का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य है छात्रों को इस योग्य बनाना कि वे संस्कृत भाषा के शब्दों को सरल, स्पष्ट और शुद्ध उच्चारण कर सकें। और ये बात ध्यान रखना भाई, हिंदी में लिख रहे हो तो वहाँ पे हिंदी का लेके चलना है एग्जाम्पल, कि बच्चों को इस योग्य बनाना कि वे हिंदी भाषा को आसानी से बोल सकें, इस योग्य बनाना। संस्कृत में बोल रहे हो तो संस्कृत भाषा का एग्जाम्पल लेके चलना। ठीक है, ये ध्यान रखना आप अपना पेपर करते हुए। ठीक है, तो इसमें 10-12 दे रखे हैं। बच्चे को उनकी अनुभूति, भाव आदि को अभिव्यक्त करना सिखाना। ठीक है, ताकि बच्चा निसंकोच अपने मत, विचार, तर्क आदि औरों के सामने बता सके। विद्यार्थियों को भाषण कला में निपुण बनाना, कुशल वक्ता बनाना। छात्रों को समयानुसार उचित शब्दों का प्रयोग करते हुए बोलने का अभ्यास करवाना। छात्रों को शिष्टाचार के साथ मधुर बोलने में समर्थ बनाना। छात्रों में प्रश्न पूछकर अपनी समस्याओं, कठिनाइयों आदि को हल करने की योग्यता का विकास करना। छात्रों को सरल संस्कृत वाक्य के प्रयोग में सक्षम बनाना। ठीक है, ये बता रखे हैं आपको। अब इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं भाई, आपकी विशेषताएं हैं सुबोधगम्यता, सर्वसम्मता, शिष्टता, स्वाभाविकता, मधुरता, स्पष्टता, शुद्धता, अवसर अनुकूलता, प्रभामयता और व्याकरण निष्ठा। ठीक है, तो एक बार बता देती हूँ, सुबोधगम्यता। सुबोधगम्यता का मतलब होता है छात्र अथवा श्रोता के स्तरों को ध्यान में रखते हुए सरल और सुबोध भाषा का प्रयोग करना। मान लो आप भाषण दे रहे हो तो आपको सुबोधगम्यता का मतलब है सामने वाले को देखकर इस तरीके से बताना ताकि सामने वाला आसानी से उस बात को समझ जाए। उसके बाद है आपका सर्वसम्मता। ठीक है, वक्तों में सर्वसम्मता, अपरिचित शब्दों के प्रयोग में प्रचलित शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए। अपने वक्तों में सर्वसम्मत यानी कि सर्वसम्मता, जो सबने हामी जिसके लिए भरी है उन्हीं शब्दों का आपको प्रयोग करना है। ठीक है, जो सबकी सहमति है जिसमें, ऐसा नहीं कि भाषण में गाली गलौज करना आपको, जी नहीं। ठीक है, आगे बात समझ में। उसके बाद है शिष्टता। मौखिक अभिव्यक्ति में शिष्ट भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए। अशिष्ट भाषा के संबंध में कटुता उत्पन्न कर देता है। ठीक है, उसके बाद है स्वाभाविकता। शिष्ट भाषा का ही हमें प्रयोग करना है। स्वाभाविकता, बोलने में भाषा के स्वाभाविक रूप का ही प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, बनावटी नहीं होना चाहिए आपका। ठीक है, कि जैसे बोलते हैं ना हमारे हरियाणा, क्यों माच के बोल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है स्पष्टता। स्पष्ट बोलना चाहिए, बिल्कुल सरल और स्पष्ट, ताकि अगले बंदे को 1 मिनट में ये बात समझ में आ जाए। शुद्धता,
मौखिक अभिव्यक्ति शुद्ध भाषा में होनी चाहिए, अशुद्ध भाषा में दिया गया वक्तव्य निष्प्रभावी होता है। अवसर अनुकूलता, अवसर हो उसी के अनुसार भाषा का प्रयोग करना चाहिए कि जैसा समय हो, हमें बोलते ना भाई हमें तोल मोल के बोलो। हमें अपने घर में भी आपने सुना होगा कि जैसा मौका हो वैसा ही वहाँ पे बोलना चाहिए, ठीक है। अब मान लो आप शादी में जा रहे हो तो वहाँ रोने धोने वाली बातें तो नहीं बोल सकते, वहाँ पे तो आप सबको ब्लेसिंग्स वाली या खुशी वाली बातें बोलोगे। आप अभी कोई मर गया उसके वहाँ पे गए हो तो वहाँ पे हंस नहीं सकते, वैसी बातें नहीं कर सकते, जैसी वहाँ की बातें चल रही हो वैसे ही करोगे, ठीक है। तो अवसर के अनुसार हमें बातें करनी है। प्रभावमयता होनी चाहिए, तारतम्यता होनी चाहिए, उतार चढ़ाव के साथ हमें अपनी भाषा को एक्सप्रेस करना चाहिए। व्याकरण निष्ठा, संस्कृत भाषा में मौखिक अभिव्यक्ति देते हुए व्याकरण की दृष्टि से भी हमें शुद्ध भाषा का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। तो ये थे आपके और भाषा कौशल की विधियाँ। इसमें भी वही सस्वर वाचन, उसमें भी था सस्वर वाचन, उसमें टीचर बोल रहा था, आप सुन रहे थे टीचर को। सर्वप्रथम छात्रों के पाठ समूह सस्वर वाचन प्रस्तुत करेगा और छात्रों को सस्वर वाचन करवाता है। अब यहाँ पर क्या है, टीचर भी पढ़ रहा है और बच्चे भी, वही सेम दोनों, जो दोनों उसमें आए थे वो इसमें भी लिख सकते हैं। प्रश्नोत्तरी, प्रश्नों में भी वही भाषण कौशल बोला जा रहा है, ठीक है। उसमें क्या था आपका श्रवण, सुनने वाला, उसमें भी क्वेश्चन, जो बाकी के बच्चे थे वो सुन रहे थे। अब दो बच्चे टीचर बोल रहा है, दूसरा बच्चा सुना रहा है, तो उनके लिए क्या है, ये भाषण कौशल डेवलप हो रहा है। कविता का पाठ करते हो, क्लास में आप कविता सुनाते हो, पोएम सुनाते हो, अंताक्षरी खेलते हो, चित्र वर्णन, मैंने कोई भी पिक्चर दे दी भाई इसके बारे में बताइए आप, तो ये भी क्या है आपके भाषण कौशल में आता है। कहानी सुनाना, उसमें था कहानी सुनना, इसमें कहानी कहना, जैसे मैं आपको कोई स्टोरी सुना रही हूँ। सामूहिक परिसंवाद, आपस में वे सारे बंदे बैठ गए और आपस में कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। भाषण आ गया, भाषण उसमें तो था सुनने वाला और इसमें आप खुद भाषण दे रहे हो, बोल रहे हो। वार्तालाप करते हो, आप किसी से बातचीत करते हो। विषय वस्तु का सार, आत्मा अभिव्यक्ति का अवसर, दृश्य श्रव्य सामग्री, रंगमंच, बाल सभा, ठीक है। ये सारे भाषण कौशल के 15 दे रखे हैं, 15 की ज़रूरत नहीं है, 5-6 बहुत है। 8 नंबर के क्वेश्चन में अगर आ गया तो आप इसका कुछ मीनिंग भी दोगे और 5-6 ये लिख देना, ठीक है। उसके बाद भाषण कौशल के स्टेप क्या क्या बताए गए हैं। सबसे पहले तो हमें पूर्व ज्ञान, पीके टेस्टिंग, प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग देखनी होती है। ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रेजेंट क्या करोगे आप, कैसी आवृत्ति रखोगे, अभ्यास, ठीक है। जब आप मान लो भाषण तैयार कर रहे हो, आप खुद से देखो, आपको स्पीच देनी है कल, तो सबसे पहले क्या करोगे, प्रस्तावना तैयार करोगे, भाई भाषण में मुझे क्या क्या बोलना है, ठीक है, ये तैयार करोगे। दूसरा उद्देश्य, भाई क्या उद्देश्य है मेरे को, मैं ये बोल रहा हूँ, मेरा उद्देश्य भाई मैं अच्छे से बोल लूँ, मैं लोगों को समझा सकूँ। आगे प्रस्तुतिकरण, फिर तीसरा स्टेप क्या होगा, भाई मैं मंच पे जाऊँगी और रिप्रेजेंट करूँगी। आवृत्ति, यथा समय उसकी आवृत्ति करनी चाहिए, यानी कि हमें रिवाइज ज़रूर कर लेना चाहिए एक बार, और अभ्यास, ताकि ये नहीं है कि एक बार भाषण दे दिया छोड़ दिया, नहीं, आप बार बार दीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, आप उतने ही बेहतर हो जाओगे। उसके बाद होते हैं पठन कौशल। पठन कौशल में क्या होता है, पठन का होता है लिखित सामग्री को भली भांति पढ़कर उसके अर्थ को ग्रहण करना, ठीक है। इसमें भी वही है, 2 तरह का है, सस्वर वाचन, मौन वाचन। सस्वर वाचन होता है जब जैसे बोलकर कोई बच्चा पढ़ता है, वो सस्वर वाचन हो गया। मौन वाचन, कोई बच्चा मन मन में पढ़ता है, ठीक है। इसके मैं तो उद्देश्य आप लोग पढ़ लेना। इसकी विधियाँ देखो भाई, चित्र विधि पढ़ना है, चित्र विधि है भाई, चित्र विधि पढ़ के भरना है। वाक्य विधि, भाई वाक्य सेंटेंस कंप्लीट नहीं किया आपने मैंने आधा सेंटेंस बोल दिया, आधा सेंटेंस आप कंप्लीट करो। कथा विधि आ गई, वर्णोच्चार विधि आएगी, अक्षर ज्ञान विधि, ध्वनि साम्य विधि, अनुकरण विधि, भाषा यंत्र विधि, ठीक है, साहचर्य विधि, समुच्चय विधि, सामूहिक पठन विधि, दृश्य श्रव्य साधन विधि, ठीक है। सार रूप, ये सारे इसके दिए गए हैं। ठीक है भाई, पठन और वाचन के रूप हो गए आपके। सस्वर वाचन के रूप, व्यक्तिगत पठन, इसमें आपके सस्वर वाचन, व्यक्तिगत पठन व्यक्ति अकेला भी पढ़ सकता है, ठीक है, बोल बोल के, या फिर वह ग्रुप में भी पढ़ सकता है। उसके बाद है इसके उद्देश्य दे रखे हैं, छात्रों को संस्कृत भाषा की मधुरता से परिचित करवाना, ताकि छात्र सस्वर वाचन करने की प्रेरणा ले सके। ये बेटा खुद पढ़ लेना, ठीक है, ईजी सा है, कुछ मुश्किल काम नहीं है,
ठीक है। आपने हिंदी वाली बुक में भी मैंने ये पढ़ाया था डिटेल में, ठीक है, मैंने क्लास ली उस टाइम पे डिटेल में पढ़ाया था। बस ये कि इसकी मैं वीडियो नहीं बना पाई थी संस्कृत की, साथ के साथ बना देती तो आप लोगों को भी एक एक चीज़ डिटेल में पढ़ पाते आप लोग भी, ठीक है। मौन वाचन, मौन वाचन क्या होता है? जब हम मन मन में पढ़ाई करते हैं, ठीक है। अब इसकी विधियाँ आपकी हो गई भाई, कथा विधि, वाक्य पूर्ति बता दिया मैंने, भाषा यंत्र, अनुकरण विधि। अब देखो चित्र विधि आपको पता है, आप लिख दोगे। वाक्य विधि, वाक्य अधूरा वाक्य दे दिया उसका पूरा करके, ये पठन विधि हो गया। कथा विधि, कोई भी कथा पढ़ते हो। वर्णोच्चार, वर्णों का उच्चारण करते हो, जैसे ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया और आप उनको पढ़ के सुना रहे हो। अक्षर ज्ञान विधि, संस्कृत वर्णमाला में वर्णों का क्रमानुसार ज्ञान करवाया जाता है। वर्णों और मात्राओं को जोड़ते हुए शब्दों को पढ़ाना सिखाया जाता है और संस्कृत की प्रारंभिक कक्षाओं में यह विधि बहुत उपयोगी होती है, ठीक है। इसमें अक्षर ज्ञान करवाया जाता है इस विधि में, ठीक है। जैसे हम हिंदी के एनआर सीखते हैं ऐसे ही संस्कृत के। ध्वनि साम्य विधि, ध्वनि साम्य विधि में क्या है? वर्णों और शब्दों की ध्वनियों की समानता के आधार पर, जैसे देव, गजय, अश्व, ठीक है, हम जैसे विसर्ग लगाते हैं पीछे। अनुकरण विधि, अनुकरण का विधि होता है जैसे टीचर बोल रहा है, बच्चे साथ साथ उसके साथ रीड आउट कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो ये अनुकरण विधि होता है। अनुकरण का मतलब किसी दूसरे बंदे को फॉलो अप करना। भाषा यंत्र विधि, यह पठन की आधुनिक शिक्षण विधि है। इसका प्रयोग भाषा प्रयोगशाला में किया जाता है। वैसे यह अनुकरण विधि का ही दूसरा रूप है। जिस प्रकार अनुकरण विधि में अध्यापक स्वयं किसी शब्द एवं पंक्ति का उच्चारण करता है तथा छात्र उसे दोहराते हैं, उसी प्रकार भाषा यंत्र विधि में ध्वनि अभिलेख यंत्र भी होते हैं। उसके बाद है सहचर्य विधि, ये मारिया मोंटेसरी, श्रीमती मोंटेसरी ने खोजी थी। इसमें वर्णों को दोहरे स्तर का प्रयोग किया जाता है। अध्यापक पहले कक्षा में ऐसे चित्र टांगेगा, फिर वस्तुओं को दिखाएगा, फिर उनको समझाएगा। जैसे हमारे यहाँ बच्चा टांगते हैं ऐसे, अनार बच्चे को दिखा भी दिया ऐसे। समुच्चय विधि, समुच्चय विधि भाषा अपने आप में एक विस्तृत विषय है। इसमें कुछ पुस्तकों, पंक्तियों व शब्दों में समेटने का प्रयास करता है, ठीक है। भाषा शिक्षण में छात्रों को पहले मानसिक रूप से तैयार। समुच्चय विधि का मतलब मैं तेरे को कुछ सिखाने, मैं आपको कुछ सिखाने वाले हैं तो उसके लिए पहले आपको मेंटली प्रिपेयर करना, वो समुच्चय विधि कहलाती है। भाई आज आपको एनआर सिखाए जाएंगे, बच्चा आज आपको एनआर सिखाए जाएंगे तो बच्चा मेंटली प्रिपेयर हो जाए, भाई मेरे को तो सीखने ही पड़ेंगे। सामूहिक पठन विधि, समूह में आप जब पढ़ रहे हो। दृश्य श्रव्य साधन विधि, जब आप देख रहे हो। कौशल, पठन कौशल का विकास करने के लिए भी आप ग्रामोफोन, टैप रिकॉर्डर, दूरदर्शन आदि को बार बार और अपनी भाषा को लिखित के रूप में बार बार उच्चारण करने की क्षमता विकसित होती है, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही लेखन है, लेखन में आप लिख कर बताते हो, ठीक है। तो ये कोई मुश्किल नहीं है, हिंदी इंग्लिश सेम है आपके, ठीक है। तो लेखन के भी दो रूप हैं आपके। लेखन कौशल, लेखन कौशल में क्या होता है? जब आप भाषा को लिख कर प्रकट करते हो, ठीक है। वैसे तो अपनी भाषा के दो थे आपके, मौखिक भाषा और लिखित भाषा, तो यहाँ पर जो लिखित रूप है उसको क्या बोला गया है? लेखन कौशल बोला गया है। तो लेखन कौशल का क्या उद्देश्य है भाई? भाषा के रूप में काम नहीं चल रहा, जीवन में केवल भाषा रूप में काम नहीं चल रहा, दूर रहने वाले लोगों को अगर हमें संदेश पहुँचा तो लिखना पड़ेगा, तो इसलिए। और बच्चों को क्या है? पढ़ना लिखना सिखाने के लिए भी, छात्रों की योग्यता का मूल्यांकन करने के लिए बच्चों से जो पेपर लिए जाते हैं वो उनके पता लगता है हमें, ठीक है। समझ संसार के ज्ञान विज्ञान के आदान प्रदान का मुख्य साधन लिखित भाषा है। लेखन कौशल ही साहित्य सर्जन करता है। हाँ जी, अगर आपको लिखना आता होगा तभी आप रचना कर पाओगे, लिख पाओगे, ठीक है। लेखन कौशल शुद्ध अक्षर का ज्ञान करवाना, सुंदर स्पष्ट और सुवाच्य लेखन का अभ्यास करवाना, स्वरों की जितनी भी मात्राएं हैं उनसे परिचित करवाना, ठीक है। छात्रों को अपने विचार तार्किक क्रम में अभिव्यक्त करना। ये 12, 13, 15, 18 दे रखें, कोई ज़रूरत नहीं है इतने करने की। महत्व में भी 5-6 महत्व याद करो और इसमें भी 5-6 महत्व याद करो, ठीक है। लेखन कौशल को विकसित करने की विधियाँ, विधियाँ क्या क्या हैं भाई आपकी लेखन कौशल को? एक तो है आपकी लेखन हेतु प्रेरणा, लिखने के लिए बच्चे को प्रेरित करना, भाई लिखो। जब हम लिखना सिखाते हैं। वर्णव्यास, मॉन्टेसरी विधि, एनालिसिस मेथड, अनुकरण विधि, चित्र विधि, पेस्टोलॉजी मेथड, एनालिसिस विधि, शब्द एवं वाक्य विन्यास, सुलेख, प्रतिलिपि, श्रुतलेख, अनुलिपि, लेखन अभ्यास, ये सारे के सारे क्या हैं आपके दे रखे हैं, ठीक है। तो डरना बिल्कुल नहीं है पेपर में। अब एक बार इनको और मैं एक्सप्लेन कर दूं, उसके बाद बताती हूँ। लेखन हेतु प्रेरणा, बच्चे को लिखने के लिए प्रेरित करना। मोंटेसरी मेथड, संश्लेषणात्मक विधि, अनुकरण विधि,
ठीक है। मोंटेसरी मेथड में क्या है, बालक को लकड़ी या गत्ते को काट कर बनाए गए अक्षर दिए जाते हैं, उन पर हाथ फिरा कर उनको सिखाया जाता है और बीच में पेंसिल चलाकर बच्चे को अक्षर लिखने का अभ्यास करवाया जाता है। संश्लेषणात्मक विधि, यह रेखा विधि भी कहते हैं। देवनागरी लिपि के सभी अक्षर रेखाओं और वृत्तों से बनते हैं, ठीक है। कोई आड़ी रेखा कर दी, कोई तिरछी रेखा कर दी, कोई वृत्त कर दिया, ठीक है। अनुकरण विधि, अनुकरण विधि का मतलब होता है बच्चे स्लेट पर या तख्ती पर कॉपी या ब्लैक बोर्ड से देख कर लिखते हैं। उसके बाद चित्र विधि, चित्र देखकर, जैसे क से कबूतर, ख से खरगोश, तो ये तो है हिंदी में, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, क से कपोत, कपोत कबूतर, ख से खग चिड़िया, ग से गरधब यानी कि गर्दन, घ से घट यानी कि घड़ा, ठीक है। ऐसे चित्र दिखा दिया। और उसके बाद पेस्टोलॉजी मेथड क्या है, अक्षरों को टुकड़ों में तोड़कर तत्पश्चात एक टुकड़े को जोड़कर अक्षर बनाने का अभ्यास किया जाता है। ये ज़्यादा वैज्ञानिक नहीं माना गया। पेस्टोलॉजी मेथड में मतलब भाई अगर तुमसे पूरा का पूरा सेंटेंस एक साथ नहीं पढ़ा जाता तो आप उसको तोड़ तोड़ के पढ़ो, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, बच्चे को ना एक साइंस का है कार्बोहाइड्रेट्स, बिल्कुल याद नहीं होता, उसकी इतनी लंबी स्पेलिंग है, तो बच्चे कैसे करते हैं, कार, भाई पहले कार की स्पेलिंग याद करो, कार, वो, ठीक है, फिर हाइड्रेट, तीनों में आपने तोड़ दिया, तीनों को जोड़ के मिला के तो तोड़ना जो है वो पेस्टोलॉजी मेथड कहलाता है। उसके बाद है आपका विश्लेषण विधि। इस विधि में शिक्षक छात्रों को शब्द वाक्य एवं वाक्य शब्द इन दो कर्मों में लेखन शिक्षण प्रदान करता है और इस विधि को रोचक बनाने के चित्रों का भी प्रयोग किया जाता है, परंतु यह विधि वैज्ञानिक है और मौखिक अभिव्यक्ति के कौशल के लिए अधिक उपयुक्त है, ठीक है। विश्लेषण विधि छात्रों को वाक्य और वाक्य शब्द इन दोनों में लेखन शिक्षण कराता है, ठीक है, वाक्य पूर्ति। उसके बाद है शब्द एवं वाक्य विन्यास विधि। इसमें आपके सुलेख आ गया, सुलेख लिखने दे दिए मैंने, लिखना ही बच्चे की स्किल को बढ़ाना है हमें, ठीक है, राइटिंग स्किल्स को बढ़ाना है। प्रतिलिपि, प्रतिलिपि का सुलेख का मतलब होता है सुंदर सुंदर लिखना, प्रतिलिपि का मतलब होता है विकास के लिए छात्र को गद्यांश एवं पद्यांश को अपनी पुस्तिका में लिखते हैं। संस्कृत भाषा में लेखन कौशल के लिए प्रतिलिपि विधि का विशेष महत्व है। यह विधि प्रारंभिक कक्षा में संस्कृत श्लोकों और गद्यांशों की प्रतिलिपि करके था, जो का त्यों लिख कर अपने। प्रतिलिपि का मतलब होता है जैसे आप नकल करते हो ना, पर्ची में से जो लिख दिया, यानी कि संस्कृत में जो श्लोक है, देखो बच्चे को याद तो हो नहीं रही तो हम क्या करें बेटा, आप उसको लिख दो देख के एज इट इज़। जब आप बार बार उसको लिखोगे तो वो आपको लर्न भी हो जाएंगे। श्रुतलेख आ गया, श्रुतलेख सुनकर लिखना, जैसे डिक्टेशन बोली जाती है या मैंने क्वेश्चन बोल दिया आपको। उसके बाद है अनुलिपि। अनुलिपि क्या है आपकी, अनुलिपि का अर्थ होता है जैसा लिखा है वैसा ही लिखना। अनुलिपि में प्रथम पंक्ति में कुछ शब्द अथवा एक वाक्य सुंदर सुडौल अक्षरों में लिखा जाता है, छात्र उसका ध्यान से अनुकरण करते हुए स्वतंत्र रूप से वैसा ही लिखने का प्रयास करते हैं। अनुलिपि, ठीक है। अनुलिपि का मतलब जैसे मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया, आपने एज इट इज़ अपनी कॉपी में लिख लिया, वो अनुलिपि आ गया। लेखन अभ्यास, लेखन अभ्यास में क्या है, छात्रों को लेखन कौशल को विकसित करने के लिए ये उसकी अंतिम अवस्था होती है। इस अवस्था में उसे छात्र देखकर सुनकर स्पष्ट सुंदर और सुरुचिपूर्ण लिखने के लिए तैयार हो जाता है, ठीक है। तो लेखन अभ्यास भी हो गया। तो ये था आपका कंप्लीट। तो ये लेखन अभ्यास में क्या क्या तथ्यों को ध्यान रखना है, लिखित कार्य का अभ्यास करवाते हुए प्रयत्न करना है, ठीक है। छात्रों के बौद्धिक और मानसिक स्तर के अनुरूप विषय देकर उन्हें मौलिक रूप से लिखाने के लिए प्रेरित करना। छात्रों को विभिन्न विषयों को अपने विचार लिखित रूप में अभिव्यक्त करने के लिए कहा जाता है, ठीक है। छात्रों को पत्र, निबंध, कथा आदि लिखने के लिए प्रेरित किया जाता है। ये सारी चीज़ें क्या हैं, बच्चे को लिखने के लिए, ठीक है, हम उनको मोटिवेट कर सके। आपको छुट्टियों में आपके समर वेकेशन होती है, छुट्टियां होती है, तो उस टाइम पे कितना लिखने का काम देते हैं, ठीक है। तो वो लिखने का जो काम दिया जाता है वो आपकी राइटिंग स्किल्स को क्या है बढ़ाने के लिए ये काम आपको दिया जाता है, ठीक है। आयु, ऐसी अवस्था आयु एवं योग्यता के अनुसार ही उपयोग करना चाहिए, ठीक है। अब तो ये था आपका कंप्लीट, जो आपकी फर्स्ट यूनिट है वो आपकी कंप्लीट हो गई है। तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है कि ये डर जाओ कि मैडम की ये संस्कृत में लिखना, जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको हिंदी में लिख के आना है। 35 नंबर का आपका पेपर होएगा, ठीक है। तो इसकी तो फर्स्ट यूनिट तो एज इट इज़ आपने जो हिंदी में की है ना, देखो आपकी एक तो टेंशन आधी हो गई इसमें
कि जो आपने हिंदी में किया था वही सेम एज इट इज़ आपको किस में करना है, संस्कृत में करना है, ठीक है। वही भाषा वाला टॉपिक इसके अंदर है, वही फिर इसका बस एक नया टॉपिक है इसमें, संस्कृत भाषा का उद्गम कहाँ से हुआ है, कैसे हुआ है, बस वो उत्पत्ति काल, स्थापना काल, समृद्धि काल, विस्तार काल, ये चीज़ें आपको याद करनी है। फिर संस्कृत भाषा का महत्व क्या है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको करनी हैं। और उसके बाद अगला जो टॉपिक था इसका भाषा कौशल, भाषा कौशल आपके दोनों में आपके सेम थे, ठीक है। वही श्रवण कौशल, सुनने का, वाचन कौशल, पठन कौशल और लेखन कौशल, ठीक है। तो ये सारी आपकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गई है। अब अपना पूरा ध्यान अपने पेपर के ऊपर लगाओ और अच्छे से तैयारी करो। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो आज आपकी क्लास कंप्लीट होती है और आपकी जो संस्कृत भाषा में दक्षता है, आपका पेपर नंबर 9, उसकी फर्स्ट यूनिट भी आज क्या है, कंप्लीट हो गई है, ठीक है। ऐसे ही करके आपकी सेकंड यूनिट, थर्ड और फोर्थ, तो ये जो 10 नंबर की यूनिट थी आज कंप्लीट हो गई है और इसको अच्छे से पढ़ लेना। तो 10 नंबर आपके यहाँ पे फ्री के हैं, ठीक है, क्योंकि यही आपको हिंदी में याद करना है, यही आपको संस्कृत में याद करना है और यही चीज़ें आपको इंग्लिश में याद करनी है, बस उसमें इंग्लिश में लिखना है आपको, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, थैंक यू।